नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सिट्रिक एसिड साइकिल की या क्रेब्स साइकिल की स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने पायरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में चेंज किया था। मतलब हमने वहाँ पर ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया को किया था। कौन सी प्रक्रिया की थी हमने वहाँ पर? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब वहाँ पर हमने क्या निकाला था? एक CO2 का मॉलिक्यूल्स निकाला था और वहाँ पर क्या किया था? पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट किया था? एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में कन्वर्ट किया था। और यहाँ पर हमें तीन तरह के तो एंजाइम जैसे डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसप्रेज और एक अनदर प्रकार का एंजाइम और था। तीन तरह के तो एंजाइम और 5 कोफैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ी थी। एक तो मैग्नीशियम प्लस आयन, थायमिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, NAD प्लस निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे हमें कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ी थी। और इन एंजाइम और इन कोफैक्टर की हेल्प से पायरुविक एसिड को हमने एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में कन्वर्ट कर लिया था। और इस जो रिएक्शन थी इसको क्या कहा था हमने? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कहा था, क्योंकि यहाँ पर प्रथम बार CO2 मुक्त होती है और यह आंशिक मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। और ये कहाँ पर चलती है? जो पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण होता है ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में जब एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण हो जाता है तो यह एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर यह क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। तो आज हमें क्रेब्स साइकिल की स्टडी करनी है। अब जो यहाँ पर जो ये एसिटाइल को एंजाइम ए बना है ये कहाँ पर जाएगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स का तो आपको पता ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है या आंतरिक संरचना है इनकी स्टडी तो आपने पहले ही कर रखी होगी। इसमें क्या क्या होता है? एक तो आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वह काफ़ी फोल्डेड रहती है और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं हम? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर तो चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोर्शन है वह कहलाता है इसका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर ही क्या देखने को मिलती है या क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल चलती है। और मैट्रिक्स के अंदर ही एसिटाइल को एंजाइम में जाता है जो वहाँ पर मैट्रिक्स में उपस्थित ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्रिया करके किसका निर्माण कर देता है? सिट्रिक एसिड का निर्माण कर देता है। और सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। तो क्रेब्स साइकिल में बनने वाला जो फर्स्ट स्थायी उत्पाद होता है वह कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इसी कारण क्रेब्स साइकिल को क्या कहा जाता है? सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। और जो ये सिट्रिक एसिड साइकिल होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न हो रही है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। और जब यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम ए का जब हम वायवीय विघटन कराएंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है या एनर्जी बनती है। इसी कारण क्रेब्स साइकिल को हाई एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल भी कहा जाता है या उच्च ऊर्जा उत्पादक साइकिल भी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्रेब्स साइकिल की विभिन्न स्टेप्स को देखेंगे। भाई किन किन स्टेप्स के दौरान एसिटाइल को एंजाइम ए का पूर्ण विघटन संपन्न होता है। तो पहले हम यहाँ पर उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उससे समझेंगे अपन। तो अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में सर्वप्रथम जो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए कहाँ से आया? अभी अभी हमने
या पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड्स को एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में कन्वर्ट किया था। और जो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम है ये कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या उपस्थित होता है, ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है वह मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है या वहाँ का जो माध्यम होता है वो जलीय होता है। इसी कारण जितने भी जो एसिटिक एसिड है या जितने भी जो प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएटरी जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर आयनों की फॉर्म में ही मिलेंगे। यहाँ पर हम इसे ऑक्जेलो एसीटेट भी बोल सकते हैं या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम में सर्वप्रथम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटिक एसीटेट से क्रिया करेगा तथा यहाँ पर क्या बना देगा, सिट्रिक एसिड बना देगा, जो कि कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन इसके 2 एसिटाइल कोएंजाइम के, तो दोनों के मिलकर कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। और जो यह प्रक्रिया होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो यहाँ पर क्या बना है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बन चुका है। इसी कारण क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब जो यहाँ पर जो ये सिट्रिक एसिड है या जो सिट्रेट है ये किस में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रेट में या आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो सर्वप्रथम जो यहाँ पर सिट्रेट है यह एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक एसिड में या सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है। फिर यह सिस एकोनिटेट वापस से अपने आइसोमर या अपने समावयवी आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो ये पूरी रिएक्शन है ये एक ही रिएक्शन है, इसमें केवल एक ही प्रकार का एंजाइम हमें यहाँ पर काम आएगा। मतलब सिट्रिक एसिड है वह एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमें केवल एक वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। फिर जो ये आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट बना है ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो ये एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, इसकी उपस्थिति में आइसोसिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर ये ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट या अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर केवल एक ही स्टेप दिखाई दे रही है, परंतु जो ये स्टेप है ये 2 पदों के अंतर्गत संपन्न होती है। पहले पद में तो क्या होगा, जो आइसोसिट्रिक एसिड है वह आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण के दौरान आइसोसिट्रेट से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और H+ आयन निकलेंगे। इनको कौन ग्रहण कर लेगा, इनको NAD+ ग्रहण कर लेगा तथा किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक अपचायक ऊर्जा है। तो यहाँ पर पहले तो आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का निर्माण होगा जो कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और जो H+ आयन निकलेंगे आइसोसिट्रेट से, उनको जो NAD+ है वह ग्रहण करके NADH2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो ये ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर एक CO2 का मॉलिक्यूल्स मुक्त होगा, जिसके कारण ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है ये किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये वापस से
अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो एक एंजाइम है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने पहले पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में चेंज किया था, तो वहाँ पर भी हमें एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत थी जिसमें बहुत सारे एंजाइम थे और वहाँ पर लगभग 5 कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर भी अगर हम अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को अगर सक्सिनाइल को एंजाइम के रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के कोफैक्टर जैसे लिपोइक एसिड की भी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, NAD+ की पड़ेगी, को एंजाइम की पड़ेगी, थायमिन पोयरोफॉस्फेट की पड़ेगी। तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिनकी उपस्थिति में यहाँ पर जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है यह सक्सिनाइल को एंजाइम ए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ से क्या होंगे, अल्फा कीटोग्लूटेट से इलेक्ट्रॉन और H+ आयन मुक्त होंगे जिनको NAD+ ग्रहण करके NADH2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक NADH2 तो यहाँ पर बन गया, दूसरा यहाँ पर बन गया। अब जो ये सक्सिनाइल को एंजाइम है, ये सक्सिनाइल को एंजाइम में ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। सक्सिनाइल को एंजाइम में किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर जो एंजाइम की जो ज़रूरत होगी हमें वह कौन सा एंजाइम होगा, थायोकाइनेज या सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। और यहाँ पर क्या होगा, एक GDP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा जिसके कारण यहाँ पर GTP का फॉर्मेशन हो जाएगा और वह GTP वापस से जब ADP के साथ क्रिया करेगा तो ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर GTP बनेगा फिर बाद में ATP का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। जो अल्फा कीटोग्लूटेरेट है ये किसके रूप में कन्वर्ट होता है या किसके रूप में ऑक्सीडाइज होगा, सक्सिनिक एसिड के रूप में ऑक्सीडाइज होगा। और सक्सिनिक जो एसिड है इसका निर्माण यहाँ पर 2 पदों के रूप में या 2 स्टेप्स के अंतर्गत संपन्न होता है। पहले तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड किसके रूप में कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल को एंजाइम के रूप में कन्वर्ट होगा, जिसके लिए यहाँ पर एक तो हमें एंजाइम कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ेगी और विभिन्न प्रकार के कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनकी उपस्थिति में ये सक्सिनाइल को एंजाइम के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। और जो ये सक्सिनाइल को एंजाइम है ये थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड में या सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक GDP से या ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर वह GTP का निर्माण करेगा। फिर GTP ADP से क्रिया कर ATP का निर्माण कर देता है। तो एक ATP तो हमें यहाँ पर मिलता है और एक NADH2 यहाँ पर मिलता है। अल्फा कीटोग्लूटेरेट जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो एक तो NADH2 मिलता है और एक ATP या GTP हमें यहाँ पर मिलता है। अब जो यहाँ पर जो सक्सिनेट है या सक्सिनिक एसिड है इसका फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में या सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक एसिड में या फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है जो कि डिहाइड्रोजिनेशन प्रकार का हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या निकलेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक H+ आयन निकलेंगे और उसके द्वारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर जब सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीकरण होगा तो वह फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये यहाँ पर जो सक्सिनिक एसिड होता है यह सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमेरिक एसिड में या फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और H+ आयन जो मुक्त होंगे उनको किनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, FAD
या फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा तथा वह FADH2 के रूप में अपचयित हो जाएगा। यह भी क्या है, एक अपचायक ऊर्जा है। अब जो यहाँ पर यह फ्यूमेरिक एसिड बना है, इसका क्या होगा, जल अपघटन होगा किसकी उपस्थिति में, फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, तथा जल अपघटित होकर ये किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड या मैलेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर ये मैलेट हैं, यह वापस से मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में या ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन तथा H+ आयन रिलीज होंगे किससे, मैलिक एसिड से, उनको कौन ग्रहण कर लेगा, NAD+ ग्रहण करके NADH2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस से हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्रेब्स साइकिल के दूसरे चक्र में प्रवेश करके वापस साइकिल को संपन्न करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार क्रेब्स साइकिल संपन्न होती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। मैंने आपको जब फैटी एसिड के बारे में बताया था, या जो वसीय जो पदार्थ हैं ये इस शोषण की प्रक्रिया में या क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो शोषण में वसा का तो पहले हम क्या करते हैं, एक तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब फैटी एसिड का जब हम बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उससे क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। मतलब जो वसा होती है या जो फैटी एसिड होते हैं वह एसिटाइल कोएंजाइम A के रूप में कन्वर्ट होते हुए सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। उसी प्रकार अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से पहले क्या बनता है, प्रोटीन का जब अपघटन करते हैं तो उससे क्या बनता है, एमिनो अम्ल बनता है। और जब इन एमिनो अम्ल का हम डीएमिनेशन करते हैं या इनसे एक NH3 ग्रुप को हटाते हैं तो इनसे बनता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। मतलब जो प्रोटीन होता है वह कहाँ से एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से एंटर करता है। और यहाँ पर जो आपको ये एंजाइम दिख रहा है, वैसे तो हमने अभी अभी देखा जो क्रेब्स साइकिल होती है ये कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो सारे ही एंजाइम कहाँ पर उपस्थित होने चाहिए, मैट्रिक्स में उपस्थित होने चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होने चाहिए। परंतु यहाँ पर जो ये एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ना होकर कहाँ पर उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर उपस्थित होता है। कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन या जो आंतरिक झिल्ली होती है वहाँ पर यह कॉम्प्लेक्स सेकंड के रूप में पाया जाता है। जब हम ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर संपन्न होती है, उसमें 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ या ATP सिंथेटेज। तो उनमें से जो कॉम्प्लेक्स सेकंड का जो निर्माण किया जाता है वह सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। बाकी के जितने भी जो एंजाइम है वह कहाँ पर पड़े हुए रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पड़े हुए रहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और वसा कहाँ से एंटर करेगी, एसिटाइल कोएंजाइम A के रूप में कन्वर्ट होकर। प्रोटीन कहाँ से एंटर करेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में चेंज होकर। तो ये थी क्रेब्स साइकिल। तो दोबारा से देख लेना इसे। सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर वह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्रिया कर सिट्रिक एसिड, फिर सिट्रिक एसिड सिस-एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फिर सिस एकोनिटिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर जो आइसोसिट्रिक एसिड है इसका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्जन होगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। फिर ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक CO2 यहाँ पर मुक्त हो जाएगा तथा यह अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये किसके रूप में ऑक्सीडाइज होगा, सक्सिनिक एसिड के रूप में ऑक्सीडाइज होगा। परंतु ये जो पूरी स्टेप है ये दो पदों के अंतर्गत संपन्न होगी। पहले तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम के रूप में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर हमें एक तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी और विभिन्न प्रकार के कोफैक्टर की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इस रिएक्शन को हम पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है तो उस रिएक्शन के समान हम यहाँ पर मान सकते हैं। फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर एक जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। और फिर सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरेट में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में तथा यहाँ पर एक FADH2 बनता है। फिर फ्यूमरेट मेलेट में कन्वर्ट होगा जल अपघटित होकर फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर मेलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, एक NADH2 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी की बात करें कि क्रेब्स साइकिल में कितनी मात्रा में NADH2, FADH2 व GTP बनते हैं, तो एक तो यहाँ पर बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है, एक GTP यहाँ पर बन रहा है, एक FADH2 यहाँ पर बन रहा है और एक NADH2 यहाँ पर बन रहा है। तो क्रेब्स साइकिल में तीन तो क्या मिलेंगे हमें, तीन तो NADH2, एक FADH2 और एक GTP मिलेगा। अगर इन तीनों को ही जोड़े तो एक NADH2 से 3 ATP मिलते हैं लगभग हमें और एक FADH2 से 2 ATP मिलते हैं। तो 3 NADH2 से कितने मिलेंगे, 9 ATP और एक FADH2 से कितने मिलेंगे, केवल 2 ATP, 9 और 2 11 और एक GTP, तो टोटल 12 ATP मिलते हैं। मतलब जब हम एक एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करेंगे या एक एसिटाइल को एंजाइम ए का पुनर्विघटन करेंगे, पूर्ण विघटन करेंगे तो हमें क्रेब्स साइकिल में क्या मिलेंगे, 12 ATP मिलेंगे। और जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण होता है तो एक NADH2 वहाँ पर बनता है। तो मतलब पायरुविक एसिड का जब पूर्ण अपघटन करते हैं या पूर्ण ऑक्सीडेशन करते हैं तो 15 ATP मिलते हैं। और हमें पता है जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वहाँ पर एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है और एक पायरुविक एसिड से 15 मिल रहे हैं तो 2 से कितने मिलेंगे, 15 और जोड़ लो तो 30 ATP हमें मिलते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में 8 वहाँ पर बन जाते हैं। तो लगभग 38 ATP वायवीय शोषण के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। अभी यहाँ पर जो हमने ये NADH2, FADH2 बनाए हैं ये डायरेक्ट एनर्जी उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, अपचायक कारक है। पहले इनका क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और ऑक्सीडेशन करके फिर इन NADH2 से क्या बनाएंगे, ATP का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ज़रूरत होगी जहाँ पर इन NADH2 का, FADH2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और उससे हम एनर्जी बनाएंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी के लिए थैंक यू।